नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त अजय चौधरी स्वागत करता हूं आपका मेंटर कॉर्नर के एक नए एपिसोड के अंदर, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न हैं और डीपीएसपी से रिलेटेड जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हें आज हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद में आपका डीपीएसपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ओके, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, इवन यूपीएससी सीएफईएफ का एग्ज़ाम, राइट, यहाँ तक की कवरेज आपको डीपीएसपी की आज के लेक्चर्स में मिलेगी। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलो डिस्कस करते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हैं कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस जगह पे मेंशन किए गए हैं। तो ये मेंशन किए गए हैं अपने पार्ट 4, और जिनका आर्टिकल है वो है 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन किए गए हैं डीपीएसपी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब डीपीएसपी का मतलब क्या होता है और ये क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग ये जो डीपीएसपीज हैं ये स्टेट के लिए गाइड का काम कर रहे होते हैं। ओके, गाइड का काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहें कि जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मान लीजिए किसी एक मकान की, किसी हाउस की नींव की तरह कार्य कर रहे हैं, राइट। तो उसी फाउंडेशन की तरह कार्य कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जो डीपीएसपी हैं वो उसी मकान के एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करते हैं, यानी एक उस मकान के नक्शे की तरह कार्य करते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए कि किसी भी स्टेट के अंदर जो उसका फंडामेंटल है वो फंडामेंटल राइट्स के तहत नागरिकों को दिए जाते हैं, जबकि उस स्टेट का फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है, उसमें रहने वाले नागरिकों के लिए स्टेट कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, वो चीज़ें कहाँ बताई जाती हैं, वो चीज़ें बताई जाती है डीपीएसपी के अंदर, राइट। तो चलो अब देखते हैं कि जो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है डीपीएसपी का, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी का प्रोविज़न है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। अब आयरलैंड ने ये स्पेन से अडॉप्ट किया था, राइट। अब हमारे संविधान निर्मात्री सभा के सबसे प्रोमिनेंट सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हीं डीपीएसपी के को लेकर एक स्टेटमेंट दिया, इनके बारे में एक विशेषता बताई जो अभी तक यूपीपीसीएस के अंदर, यूपीपीसीएस 2017 में भी पूछी गई है, आरपीएससी के द्वारा भी ये पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो डीपीएसपीज हैं उसके बारे में क्या कहा है। तो अंबेडकर जी ने इन्हें संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है, नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है डीपीएसपीज को, राइट। तो इतना समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 36 को कि इसमें क्या बताया गया है। ओके, तो देखो, आर्टिकल तो 36 है, उसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि स्टेट, इसमें जो डेफिनेशन है वो बताई गई है कि किसकी, स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन बताई गई है किसकी, स्टेट की, राज्य की परिभाषा बताई गई है कि भाग इस 4 में हम बार बार एक शब्द प्रयोग करेंगे कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो चीज़ें कि स्टेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्या स्टेट का मतलब यहाँ पर्टिकुलर किसी जैसे राज्य होता है लाइक राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, उनसे होगा, या फिर स्टेट का मतलब एक पूरा इंडिया एक कंट्री से होगा, या स्टेट के अंदर उसमें रहने वाले पीपल भी आएंगे, या उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं वो सभी आएंगे। तो इन सब की क्लियरिटी देने के लिए जो स्टेट की डेफिनेशन है वो पार्ट 4 के आर्टिकल 36 में दी गई है, और यहाँ कहा गया है कि जो स्टेट की डेफिनेशन है उसका अर्थ वही होगा जो कि आर्टिकल 12 के अंदर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है, उस वो सेम की टू सेम अर्थ यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब आर्टिकल 12 में हमें पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। वहाँ पे स्टेट का मीनिंग है कि केंद्र सरकार हो गई, उसके अंदर संसद हो गई, जितने भी भारत के अंदर राज्य सरकारें हैं वो हो गई, उनके सभी विधानमंडल हो गए, और उसके साथ अन्य प्राधिकारी जिसमें हम लोकल अथॉरिटीज़ को मानते हैं, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ के ये सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर काउंट की जाएंगी। ओके,
उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 37 को। ओके, तो आर्टिकल 37 है वो कहता है कि जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, यह परिवर्तनीय नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिए इसे, ये परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। इसका क्या मतलब हो रहा है, या फिर नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि जब भी अगर सरकार इन्हें पूरा नहीं कर रही है, सरकार इन्हें पूरा नहीं करती है, तो फंडामेंटल राइट की तरह आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा होता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी जो डीपीएसपी को अगर गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है, तो आप उसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट उन्हें लागू नहीं करवा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट है वो इनके ऊपर, स्टेट के ऊपर ऐसा कोई डंडा नहीं चला सकता कि आप इन्हें लागू करो, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी चीज़ हम देखें यहीं पे, ठीक है, तो जो डीपीएसपी हैं वो गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल्स का काम करते हैं, स्टेट की ड्यूटीज़ हैं उन्हें डिफाइन करते हैं कि देश का जो शासन है वो किस तरीके से चलाया जाए, और कानून बनाते टाइम इन सभी डीपीएसपीज को, इन ड्यूटीज़ को ध्यान में रखकर ही अपना कानून बनाए, ठीक है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए, हम अगर पहले एक पहलू को देखते हैं, एक पहलू को अगर हम देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि जो डीपीएसपी हैं वो किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि इनको क्या इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता और जस्टिसिएबल भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, एक तरफ हमें लगता है कि ये दंतहीन बाघ है, एक तरीके से टूथलेस टाइगर की तरह है। लेकिन अगर हम दूसरे पहलू को देखें सिक्के के, तो वो होता है ये कि ये जो डीपीएसपीज हैं वो स्टेट के ऊपर मोरल और पॉलिटिकल फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। कैसे कि अगर स्टेट डीपीएसपीज को फुलफिल नहीं करता है, सिटीजन्स को अगर सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो आने वाले हर 5 साल में मतदान की प्रोसेस होती है, जिसमें जो सिटीजन्स के द्वारा जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो किया जा सकता है। दूसरी वहाँ पे जो सरकार है जो डीपीएसपी इसको फुलफिल कर रही है उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। तो देखा जाए तो सरकार के हाथ नहीं बांधता है डीपीएसपी किसी भी प्रकार से, जबकि सरकार को क्या करता है, सरकार की अंतरात्मा को जगाता है कि आपको सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना है, राइट। तो आई होप आपको आर्टिकल 36 और 37 समझ में आया होगा। अब देखो आर्टिकल 37 यानी कि डीपीएसपी के बारे में जो एक केटी साहा जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने इसे क्या कहा है, एक ऐसा चेक कहा है, ऐसे बैंक का चेक कहा है जिसका भुगतान क्या करेगा, बैंक अपनी मर्जी से करेगा, राइट। उसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी ने भी इसके डीपीएसपी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। वो कहा है कि भावनाओं का कूड़ाघर, यानी डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर तुम इन्हें कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, राइट। उसके बाद अपन मूव करते हैं क्वेश्चन अपना आर्टिकल नंबर 38 के ऊपर। तो जो आर्टिकल नंबर 38 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी ये सोशल ऑर्डर है, जितना भी सोशल ऑर्डर है, भारत को, भारत क्या करेगा, एक वेलफेयर स्टेट की तरह एक्ट करेगा, क्या करेगा, कल्याणकारी राज्य की तरह एक्ट करेगा भारत। और अल्टीमेटली यही क्या है, यही क्या है, ऑब्जेक्टिव है अपना डीपीएसपी का। इसके 38 के दो पार्ट्स में इसको बताया गया है। पहला क्या है, वो बताया कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऐसी राज्य व्यवस्था बनाएगा जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है वो सुनिश्चित हो सके, राइट। और 38(2) में ये बताया गया है कि राज्य ये कोशिश करेगा कि आय, प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसर की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा राज्य। और जो आर्टिकल 38 का जो सेकंड पार्ट है, ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 38 के जो की टर्म्स हैं वो क्या हुए अपने पास याद करने के लिए, ये हुए, एक तो जो एक स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा, दूसरा इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने का काम करेगा, और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को डिलीवर करने का काम करेगा, राइट। और इन्हीं से अगर हम देखें तो
जो प्रस्तावना है हमारे यहाँ देश का, उसी प्रस्तावना में जो न्याय की बात कही गई है उसका प्रैक्टिकल रूप हमें आर्टिकल 38 के अंदर देखने को मिलता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो आर्टिकल 38 क्या कर रहा है, अमीर और गरीब के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। बिकॉज ये जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसे कम करने का एक लीगल ऑब्लिगेशन स्टेट के सामने रखता है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, लाइक जैसे एग्जांपल हो गया मनरेगा स्कीम, जिसे वर्तमान में क्या बदल दिया गया है, वीबीजी रामजी स्कीम। ओके, इससे क्या कर रही है, जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है ताकि गरीबों को भी लाइवलीहुड मिल सके, जो असमानता है वो कम हो कहीं ना कहीं। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39 को। ओके, आर्टिकल 39 क्या है, देखो आर्टिकल 39 के अंदर केवल एक आर्टिकल नहीं है, ये है बंडल ऑफ आर्टिकल है, राइट। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, जो डीपीएसपी हैं उसकी रीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डीपीएसपी की रीड भी कहते हैं उसे। ये देखिए, क्योंकि जो आर्टिकल 39 है उसमें 5 से 6 बंडल्स के रूप में, समाजवाद के रूप में, जो एकदम जो सिटीजन्स को वेलफेयरिक एक्टिविटीज स्टेट के द्वारा उनके लिए जो की जा रही हैं उसके बारे में बताया गया है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला 39A में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन दिए जाएं, ठीक है। सेकंड है कि भौतिक जो संसाधन हैं उनके ऊपर स्वामित्व और नियंत्रण में सामूहिक हित हो, ठीक है। उसके बाद धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनके ऊपर उनका संकेंद्रण ना किया जाए। क्या नहीं किया जाए, एक जगह इकट्ठा ना किया जाए। इसके 39D में बताया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाएं। उसके बाद ई के अंदर बताया गया है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का बच्चों को सुकुमार जो अवस्था है उसका दुरुपयोग किसी भी प्रकार से ना किया जाए। उनके स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखा जाए। और साथ ही साथ एफ में जोड़ा गया कि बच्चों को स्वस्थ रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाए, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाए और उनके शोषण से उनकी रक्षा की जाए। अब देखो जो आर्टिकल 39 है इसके अंदर ये बहुत सारे प्रोविज़न होने के कारण ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम देखो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसे याद करते हैं। तो देखो कीवर्ड्स हम याद करेंगे सबसे पहले, और कीवर्ड्स ये है कि 39A में लाइवलीहुड, ठीक है, यानी जीविका से रिलेटेड बात की गई है। 39B में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। वहीं 39C के अंदर कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का, इसके बारे में बात की गई है। डी के अंदर इक्वल पेमेंट की बात की गई है। और ई के अंदर हेल्थ ऑफ द वर्कर की बात की गई है। और वहाँ पे 39F में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। इन्हें याद कैसे करना है मैं अभी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप याद रखिए कि जो 39F है उसे 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76 के द्वारा ऐड किया गया था, राइट। उसके बाद एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो 25वां संविधान संशोधन था उसमें क्या किया गया कि जो आर्टिकल 39B, समझ रहे हो, ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और आर्टिकल 39C यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, इन दोनों जो आर्टिकल्स हैं इनके लिए एक प्रोविज़न किया गया कि इनको लागू करने के लिए अगर सरकार है वो कोई भी कार्य कर रही है, कोई भी कानून बनाती है, तो वो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा हो, उसके आधार पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, इन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि आर्टिकल 39B और 39C इनको लागू करने के लिए अगर गवर्नमेंट है वो कोई भी कानून बनाती है और वो कानून उल्लंघन कर रहा है किसका, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 19 का, ठीक है, तो उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा। ओके, और ये व्यवस्था कब की गई, ये की गई 25वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये बात कही गई कि जो समाज का भला है यानी कम्युनिटी गुड जो है वो एक व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स के क्या है, ऊपर है। ओके, तो यहाँ से एक बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट आता है, वो ये आ रहा है कि आर्टिकल 39B और 39C है वो आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर क्या पड़ता है, भारी पड़ रहा होता है, राइट। देखो हो सकता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ, ठीक है। देखो इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है LRCPHC। LRCPHC यानी कि पहली जो 39A है उसमें लाइवलीहुड के बारे में बताया गया है, सेकंड है उसमें क्या रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है,
ठीक है, कि वो सभी के अंदर समान रूप से वितरित हों। थर्ड है वो सी में बताया गया है कि जो वेल्थ है उसका एक जगह कंसंट्रेशन ना हो। और पी से बताया गया है, डी में बताया गया है कि इक्वल पेमेंट किया जाए वुमन और मैन को। उसके बाद जो मजदूर हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, वो ई में बताया गया है। और एफ के अंदर बताया गया है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट। तो इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, या तो आप ऐसे निमोनिक्स याद कर लीजिए, LRC PHC, या फिर इस तरीके से याद कर लो कि लाइफ में यानी लाइवलीहुड, लाइफ में रिसोर्सेज को, यानी रिसोर्सेज को क्या करना है हमें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कलेक्ट करने के बजाय यानी कि जो वेल्थ है वो एक जगह कलेक्ट नहीं होना चाहिए। कलेक्ट करने के बजाय पेमेंट लो यानी कि पेमेंट से आ जाएगा आपका इक्वल पेमेंट, इक्वल समान वेतन दिया जाए महिला और पुरुष को। उसके बाद पेमेंट लो। और हेल्थ बच्चों की बनाओ, हेल्थ बनाओ अपनी, यानी अपने जो मजदूर हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, वो किस में बताया गया, ई के अंदर। और चिल्ड्रंस का ध्यान रखा जाए, यानी एक ये ट्रिक बना ली कि लाइफ में रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बजाय पेमेंट लो, हेल्थ बनाओ और चिल्ड्रन का ध्यान रखो। यहाँ से चिल्ड्रन से हो जाएगा अपना चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि एफ के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आर्टिकल 39 के ये जो अंदर प्रोविज़न है A B C D और E, ये इस ट्रिक के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से याद लंबे टाइम के लिए रहेगा। ओके, अब अपन मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 40 पे। ओके, तो अपना जो आर्टिकल नंबर 40 है वो क्या, उससे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 39A को। ठीक है, 39A क्या कहता है, ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में। ओके, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और इसमें बताया गया कि ये राज्य सुनिश्चित करेगा कि सभी लोगों को समान अवसर के आधार पर न्याय दिया जा सके। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर कोई व्यक्ति है वो गरीब गरीब है या फिर किसी कमजोरी के कारण अपने वकील नहीं कर पा रहा है मान लीजिए, तो जो स्टेट है, स्टेट उसे क्या करेगा, निःशुल्क विधिक सहायता यानी एक वकील प्रोवाइड करवाएगा। ओके, वकील मुहैया करवाएगा। अब ये देखो, मत देखिए कि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है तो वो वकील नहीं कर सकता, तो सरकार उस पर दया कर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संविधान का ये निर्देश दिया गया है गवर्नमेंट को कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। और इसके लिए आप देखते हो कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का जो बनाया गया है, या फिर जो लोक अदालतें आप देखते हो इसी एक्ट के तहत, तो ये इनका बेस कहाँ पे है, आर्टिकल 39A में देखने को मिलता है। राइट, तो उसके बाद हम मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 40 पे। ठीक है, इसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। और स्टेट को ये कहा गया है कि वो ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां दे, ऐसे अधिकार दे, ताकि वो क्या करे, एक स्वायत्त शासन इकाई की तरह काम कर सके, अपनी सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की तरह वो कार्य कर सकें। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, 70, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 73rd अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो ग्राम पंचायत है उनको क्या दिया, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर हम इसे बात करें तो ये वैसे ही है कि जब देश आज़ाद हुआ तो आर्टिकल 40 के रूप में ग्राम पंचायतों को एक बीज के रूप में रखा गया, जो आगे 1992 तक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, एक पेड़ में बदल गया, एक वट वृक्ष में बदल गया। ठीक है, ये जो एक बीज रखा गया था आर्टिकल 40 के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1992 में आते हुए क्या हुआ, एक पेड़ का रूप ले लिया। तो आर्टिकल 40 के लिए हमें एक कीवर्ड याद रखना है, वो है ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 41 को। आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट है वो अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देगा। अर्थात स्टेट है वो किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी क्षमता के भीतर रहते हुए वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस का प्रयास करेगा। ओके, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उनका जो बेस है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 41 ये डायरेक्ट करता है स्टेट को ऐसे काम करने के लिए। राइट, उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आर्टिकल 41 में क्या हुआ, हमें काम मिल गया। ठीक है, अब वो काम मिला तो काम ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम लंबे टाइम बहुत ज़्यादा गधों की तरह मेहनत करवाए जाएंगे, नहीं। तो उसके लिए है आर्टिकल 42 कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए वर्क की।
ओके, लाइक एग्जांपल दें कि एसी आप लगाओ ना लगाओ वहाँ पे, लेकिन एक पंखा लगा हुआ होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर, मानवोचित दशाएं हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, और न्याय संगत काम की दशाएं होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 42 प्रोविज़न करता है मैटरनिटी बेनिफिट का, ठीक है, प्रसूति सहायता का, जिसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया गया 1961 का। और अभी देख रहे हैं जैसे हम कि 26 हफ्ते की पेड लीव, मैटरनिटी लीव वुमेंस को लिए दी जाती है। तो उसके लिए बेस का काम कौन करता है, कौन है जो, कौन सा आर्टिकल है जो, कौन सा डीपीएसपी है जो स्टेट को इसके लिए गवर्न कर रहा है, तो वो है आर्टिकल अपना 42, राइट। इसके बाद अपन मूव करते हैं आर्टिकल नंबर अपने 43 पे। तो देखो आर्टिकल 43 क्या कह रहा है, जब हमें क्या हुआ, काम की उचित दशाएं मिल गई, काम मिल गया आर्टिकल 41 के तहत, काम की उचित दशाएं 42 में मिल गई, तो उसके बाद हमें 43 के अंतर्गत क्या कहा गया है, निर्वाह मजदूरी का प्रोविज़न किया गया है। ओके, तो स्टेट क्या करेगा, राज्य ये कोशिश करेगा कि निर्वाह मजदूरी, एक मजदूर को निर्वाह मजदूरी दी जाए, उसके लिए कार्य के जो घंटे हैं वो सीमित किए जाएं, और उसे प्रॉपर छुट्टियों का भी उसे प्रोविज़न दिया जाए, प्रॉपर उसे छुट्टी अवकाश भी मिले, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है, लिविंग वेजेस की बात की गई है, लिविंग वेजेस, न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं की है, या मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होता है अपना लिविंग वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस की बात की गई है। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, वो यहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस का टर्म देके फंसा सकता है। ओके, साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो कुटीर उद्योग हैं उसको भी बढ़ावा देने के लिए स्टेट काम करेगा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या करेगा, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। कुटीर उद्योगों में जैसे आता है अपना खादी उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं। आर्टिकल 43 के बाद हम देखते हैं आर्टिकल 43(1) को, ए को। ओके, ये ए इसका सब पार्टिकल नहीं है, ये इसका अलग से एक आर्टिकल है। ओके, अलग से अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि उद्योगों के अंदर उसके जो मैनेजमेंट है उसमें जो कामगार हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। और ये आर्टिकल है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उद्योगों में प्रबंधन में किस प्रकार से कामगार हैं वो मैनेजमेंट में सहायता कर सकते हैं। तो देखो उनके लिए जैसे अभी ट्रेड यूनियंस बनाए जा रहे हैं। ओके, तो ट्रेड यूनियंस का क्या रोल रहेगा वो डिफाइन किया जाए, ठीक है। वर्कर्स कमेटी बनाई जाए, ठीक है, उनसे मैनेजमेंट के अंदर इनकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए, ये आर्टिकल 43A कहता है। ओके, उसके बाद में अपना सबसे नया 43B आर्टिकल है जो सबसे नया डीपीएसपी है, जिसे 97th अमेंडमेंट 2011 के अंदर जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा, यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट में राज्य हेल्प करेगा। वो स्वैच्छिक संगठन होंगे, उनके गठन के लिए राज्य हेल्प करेगा, और उसने उनके लोकतांत्रिक नियंत्रण डेमोक्रेटिक कंट्रोल को उनको बढ़ावा देगा। ओके, उसके बाद में आर्टिकल 44, जैसा कि पता है 4 और 4, ओके, ये बराबर लग रहे हैं हमें, वैसे ही हम आर्टिकल 44 को याद करेंगे। इसमें आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, यानी समान नागरिक संहिता। जैसे कि देखो क्रिमिनल जो लॉज होते हैं हम ठीक अपने कंट्री के अंदर, वो सभी के लिए एक समान है, ठीक है। तो ये राज्य, ये स्टेट है, ये स्टेट प्रयास करेगा कि जो पर्सनल लॉज हैं, लाइक वो हिंदूज़ के लिए अलग अलग सिटीजन के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, यहूदी के लिए, तो ये जो भारत के अंदर जो इनकी जो पर्सनल लॉज हैं वो भी एक तरह बनाने, एक टाइप के बनाए जाएं, जैसे कि क्रिमिनल लॉ सभी एक जैसे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पर्सनल लॉज में क्या क्या शामिल हो है। तो पर्सनल लॉज के अंदर देखो शादी से रिलेटेड जो रूल्स, जो कानून है वो आते हैं, तलाक रिलेटेड कानून है, किसी को गोद लेने से कानून है, उत्तराधिकार के कानून है। ये सब देखो अभी क्या है, वर्तमान में अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज़ के। तो कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 44 ये कहता है, स्टेट को ये कहता है कि स्टेट प्रयास करेगा ओवर द टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का। ओके, जो सिविल लॉज हैं उनको एक जैसा बनाने का स्टेट प्रयास करेगा, ठीक है। अगर वर्तमान स्थिति हम देखें तो गोवा के अंदर क्या है, जो पुर्तगीज़ थे तभी से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और आज़ादी के बाद में अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 45 को। आर्टिकल 45 में जो मूल संविधान था उसमें ये कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उन बालकों के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था देखरेख के लिए
और शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्टेट है वो प्रयास करेगा। लेकिन उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इससे क्या किया, 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा का प्रोविज़न था उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर। तो आर्टिकल 45 वैकेंट हो गया। तो उस जगह फिर वो क्या किया, दूसरा प्रोविज़न किया गया कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, यानी 0 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, उनके लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था की शिक्षा की व्यवस्था है वो स्टेट करेगा। और उसके लिए स्टेट क्या करता है, अलग अलग जगह आंगनवाड़ी की स्थापना करता है। ओके, आंगनवाड़ी की स्थापना करता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 46 को। आर्टिकल 46 में बताया गया है कि स्टेट है वो काम करेगा SC STs मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य दुर्बल वर्ग हैं जो अपने राज्य के, जो स्टेट के अपने दुर्बल वर्ग हैं, उनकी शिक्षा के लिए और उनके अर्थ के संबंधित यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड हितों की अभिवृद्धि के लिए स्टेट है वो काम करेगा। इसके लिए क्या मतलब, इसमें कहना चाहता है कि जो संविधान कहना चाहता है स्टेट को कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए ये स्टेट काम करेगा और ये इंश्योर करेगा कि किसी भी प्रकार के वर्ग का, किसी भी प्रकार के समुदाय के लोगों का शोषण ना हो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, SC को, ST को, जनजातीय लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, दुर्बल वर्ग को फ्री कोचिंग दिया जाती है। और जैसे हम देखते हैं EWS आरक्षण जो दिया गया है दुर्बल वर्ग को अर्थ के आधार पे। ओके, और हम देखते हैं कि SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट का जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि देखो शोषण और अन्याय से जो निम्न तबके के लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 47 के ऊपर। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषण स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए और साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य, ओके, पब्लिक हेल्थ के अंदर सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है कि राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, इसके मतलब है कि स्टेट है वो काम करेगा कि लोगों के अंदर न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो, उनका जो जीवन स्तर है यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े, और साथ ही साथ उनकी पब्लिक हेल्थ, ओके, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखा जाए। उसके लिए स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट के पास पावर है कि वो राज्य के अंदर मादक पेय पदार्थों का और मादक दवाइयों के सेवन को रोक लगा सकता है। ओके, आप देखते हो कि गुजरात के अंदर हो गया या फिर बिहार के अंदर हो गया, जो शराबबंदी का कानून है वो एक केवल राजनीतिक स्टंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं बैक किया गया है अपने संविधान के आर्टिकल 47 के द्वारा। ओके, ये राज्यों को निर्देश दे सकते। तो जो इसकी कीवर्ड्स फिर से एक बार देख लेते हैं हम, क्या हो गए अपने पास, न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन रखेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए काम करेंगे और पब्लिक हेल्थ के लिए काम करेंगे। अब देखते हैं अपन आर्टिकल नंबर 48 को। आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है कि स्टेट है वो एग्रीकल्चर के लिए और पशुपालन के लिए क्या करेगा, आधुनिक तकनीकों को अपनाएगा और वैज्ञानिक प्रणालियों को समर्थन अपना देगा। ठीक है, जैसे कि उसके लिए क्या करेगा, जैसे आर्टिकल 48 के दूसरे पार्ट में कहा गया है कि जैसे गायों, दूधारी पशुओं, जो दूध देने वाले पशु हैं, बछड़ों, इनके सबके वध पे क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। साथ ही साथ इनकी नस्ल सुधार के लिए कार्य करेगा। तो स्टेट ने हम जो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन पे काम किया, यस और नो। और साथ ही साथ देसी गायों के नस्ल सुधार के लिए अभी एक मिशन भी चलाया जा रहा है, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 48A को। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 48A है उसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया है। आप तो ये याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है 48A में कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ अपने प्रयास करता रहे। ठीक है, उसी के लिए स्टेट ने अपने, जैसे इंडिया ने क्या किया हुआ है, जैसे 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया हुआ है, उसके अलावा 1986 का इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है, राइट। उसके बाद अपन बात करते हैं आर्टिकल नंबर 49 की। 49 के अंदर कहा गया है कि जो स्टेट है उसका ये क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक हैं, जो स्थान हैं, मोन्यूमेंट है और वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करेगा। ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की इसकी जिम्मेदारी है, राइट। अब देखो इसमें कीवर्ड्स क्या आया है, मोन्यूमेंट्स आए हैं, हेरिटेज आए हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। लाइक ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया, अलग अलग फोर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 49 के अंदर। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है कि अपने जो स्टेट की जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है
और साथ ही साथ न्यायपालिका यानी जुडिशरी है, इन ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि जो जितनी भी लोक सेवाएं हैं उसमें जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम किया गया है। यानी सीधी इसमें जो बात कही गई है कि जो जुडिशरी है यानी जो जजेस हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार के मिनिस्टर का या ऑफिशियल का से वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लोग ही अगर जैसे मान लीजिए कि जो कलेक्टर है वही न्याय सुनाने का काम करेगा, ठीक है, तो वो पृथक्करण नहीं होगा ना, जो जुडिशरी क्या काम करेगी फिर। ठीक है, तो इस तरीके से जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात कही गई है अपने आर्टिकल नंबर 50 के अंदर। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल है अपना डीपीएसपी का, आर्टिकल 51 को। इसमें कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए इंटरनेशनल, साथ ही साथ अलग अलग राष्ट्रों के साथ में जो सम्मानपूर्वक संबंध हैं उनको स्थापित किया जाए, न्याय संगत, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लॉज हैं और जो ट्रीटीज़ हैं उनका भी सम्मान किया जाए। ठीक है, और यही चीज़ें आर्टिकल 51 जो है वो बेस प्रोवाइड करवाता है अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको। और ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें हैं, ये अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं पंचशील सिद्धांत को, जैसे हम देखते हैं हम यूएन चार्टर का समर्थन करते हैं, हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आर्टिकल 51 को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। ओके, इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जो डीपीएसपी से रिलेटेड हैं वो सभी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। राइट, अब एक चीज़ में जो हमने छोड़ दी वो मैं आपको बताता हूँ कि अपने जो संविधान के अंतर्गत, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इन जो डीपीएसपीस हैं इनको कहीं भी उनका डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन हम अपनी समझ के लिए क्या है इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। राइट, इनमें हम एक जन जो हम बांटते हैं वो है एक समाजवादी, ओके, सोशलिस्टिक, एक होता है गांधीयन प्रिंसिपल से, एक होता है लिबरल प्रिंसिपल से यानी उदारवादी। इन 3 चीज़ पार्ट्स में हम इन्हें बांट के देख सकते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई बांटने का इनका प्रोविज़न है तो नहीं, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। ये अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी समझ के लिए हम इन्हें बांट लेते हैं। इनमें से ऐसे डीपीएसपीज जो समाजवाद की तरफ असमानता को कम करने, सभी लोगों को समानता देने के लिए डिस्कस करते हैं, ऐसे डायरेक्शन स्टेट को देते हैं, उन्हें हम सोशलिस्टिक डीपीएससीज में रखते हैं। जबकि जो अपने बापूजी यानी गांधी जी के जो वो हैं थॉट्स हैं उनको अप्लाई करने का काम करते हैं। लाइक जैसे कि अपना हो गया कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, नशाबंदी को बंद किया जाए, ओके, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन किया जाए। ओके, ये चीज़ें गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। जबकि जो लिबरल थॉट्स आते हैं, उदार बौद्धिक है, उनके अंदर आते हैं जैसे समानता का बात आती है। ओके, जैसे पार्टी जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट के अंदर उसकी बात आती है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात आती है। ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है मेंटरशिप का वो समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि डीपीएसपी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे काफ़ी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।